छोटा सा गांव था जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव अपनी दिवाली की रौनक के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हर साल जब दिवाली की रात आती, पूरा गांव जगमगाने लगता, घरों की छतों पर दिए जलाए जाते और पटाखों की धूम मचती। लेकिन इस गांव की एक पुरानी काली परछाई थी, एक ऐसा राज जिसे गांव के लोग छुपाते थे। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना खंडहर हवेली था, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में एक प्रेत आत्मा का वास है, जिसे दिवाली की रात जागते देखा गया है। हर दिवाली की रात लोग हवेली के पास से गुजरते हुए भूतियां चीखें सुनते थे और उसी रात हवेली के अंदर दिए जलते देखे जाते थे, जबकि हवेली में कोई नहीं रहता था। आरव, समीर, रिया और प्रिया गांव के सबसे अच्छे दोस्त थे। चारों का बचपन इसी गांव में बीता था और उन्होंने गांव की हर कहानी को हंसी में उड़ाया था। लेकिन इस बार की दिवाली कुछ खास थी। आरव ने दिवाली के एक हफ्ते पहले ही अपने दोस्तों को बताया था कि वह काली हवेली के राज्य को जानना चाहता है। उसे लगता था कि जो भी कहानियां उसने सुनी हैं, वे सब बस झूठ हैं। इस बार हम काली हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां क्या सच में भूत है या नहीं, आरव ने दृढ़ संकल्प से कहा। समीर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो आरव, दिवाली की रात हवेली जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आरव नहीं माना। धीरे धीरे उसने अपने सभी दोस्तों को मना लिया और तय किया गया कि इस दिवाली की रात वे काली हवेली में जाएंगे। दिवाली की रात आ चुकी थी। पूरा गांव दियों की रोशनी और पटाखों की आवाज़ों में डूबा हुआ था। लेकिन आरव और उसके दोस्त तैयार हो चुके थे। उन्होंने अपने घरों से चुपचाप निकलकर गांव की गलियों से गुजरते हुए जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो हमेशा गांव के बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाती थी। उसने उन्हें देखकर कहा, बच्चों, काली हवेली की ओर मत जाओ, वहां मौत का साया है। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अंधेरे जंगल में आगे बढ़ गए। जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और हवेली की ओर बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, हवा और भी ठंडी होती गई, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही हो। हवेली के बड़े और पुराने दरवाजे के सामने खड़े होकर दोस्तों के चेहरे पर डर की झलक थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धकेल दिया। दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुला और ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर टकराया। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर लगे चित्र धुंधले हो चुके थे और फर्श पर टूटे फर्नीचर बिखरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, एक अजीब सी सड़ांध उनके नाक में समा गई। हवा भारी और ठंडी हो गई थी। कमरे में एक पुराना पियानो था जो धूल में ढका हुआ था। अचानक पियानो के कीबोर्ड पर एक अदृश्य हाथ चला और धीमी सी धुन बजने लगी। चारों ने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। आरव ने पियानो के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक परछाई उनके पीछे से गुजरी। दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा था। रिया ने घबरा कर कहा, हम यहां ज्यादा देर नहीं रह सकते, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव ने उसे चुप करा दिया और कहा, अभी तो बस शुरुआत है। उन्होंने हवेली की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, एक भारी धमाका हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली में चारों ओर घना अंधेरा छा गया था और उनकी टॉर्च की रोशनी भी फड़फड़ाने लगी। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाते ही हवेली का अंधेरा और गहरा हो गया। चारों दोस्तों के दिलों की धड़कन तेज हो गई और वे एक दूसरे के करीब सिमट गए। हवेली के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी ने हर आवाज को घोंट दिया हो। तभी अचानक सीढ़ियों के ऊपर की ओर से हल्की हंसी की आवाज आई, मानो कोई बच्चे की हंसी हो। वे सभी ऊपर देखने लगे, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें ऊपर जाना होगा, शायद यही वो जगह है जहां से सारी अफवाहें फैली हैं। उसने सबसे पहले कदम बढ़ाया और उसके पीछे पीछे बाकी तीनों भी चल पड़े।
सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक एक कर पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का हर कोना उन्हें देख रहा हो। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा हॉल था। हॉल में एक पुरानी धूल से ढकी हुई चांदनी झूमर लटकी थी जो हवा में धीमे धीमे झूल रही थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे हिलाया हो। हॉल के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर जंग लगा हुआ ताला था। आरव ने बिना सोचे ताले को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके छूते ही ताला अपने आप खुल गया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें सिर्फ एक पुराना आईना रखा हुआ था। आईने पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हलचल होती दिखाई दी। सभी ने आईने में झांकने की कोशिश की और तभी एक सफेद साया तेजी से उनकी ओर बढ़ा। प्रिया ने जोर से चीख मारी, लेकिन आरव ने उसे चुप करा दिया। उसने कहा, यह सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी आईने में कुछ स्पष्ट दिखाई दिया। चारों दोस्तों की परछाइयां, मगर वे परछाइयां हंस रही थीं। परछाइयां बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थीं जैसे वे खुद थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक भयानक मुस्कान थी। वे सभी सिहर गए। रिया ने जोर देकर कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन आरव अभी भी नहीं माना। वह आईने के और करीब गया और हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ आईने को छुआ, अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। चारों ने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में एक तीखी हंसी की आवाज गूंजने लगी। हवेली अब पूरी तरह से जीवित लग रही थी। कमरे की दीवारों से खून जैसा लाल रंग टपकने लगा। समीर ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अचानक हवेली के हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बुदबुदा रहे हों। रिया ने घबराकर कहा, क्या ये सच में भूत हैं? आरव ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। वे सब बाहर की ओर भागे, लेकिन हवेली के गलियारों में रास्ता बदल चुका था। हर बार जब वे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करते, उन्हें वही पुराने कमरे में लौटते हुए पाते। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें खेल रही हो। अचानक प्रिया ने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है। उसने डर के मारे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जोर से चीखी और सबने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय था और वह अपने हाथ को हिला रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींचने की कोशिश कर रही हो। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपने पास ले आया। हवा में एक भयानक ठंड थी और चारों को महसूस हो रहा था कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे उनके चारों ओर सिकुड़ रही हैं। वे सब एक कमरे के कोने में सिमट गए। आरव ने अपने बैग से एक माचिस निकाली और एक मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में वे एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे, जिन पर डर की गहरी लकीरें थीं। तभी हवेली के अंदर एक गहरी भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हारी रूहें इस हवेली का हिस्सा बनेंगी। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से प्रार्थना करने लगी। अचानक हवेली का फर्श हिलने लगा और जमीन से एक काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। काले धुएं ने धीरे धीरे चारों को घेर लिया। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा, लेकिन धुएं की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। आरव ने जोर से चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को पुकारा, लेकिन धुएं ने उसकी आवाज को घोंट दिया। सब कुछ कालेपन में डूब चुका था। जब धुआं हटा तो आरव ने खुद को अकेला पाया। उसके चारों ओर घना अंधेरा था और हवेली की पुरानी दीवारें अब और भी डरावनी लग रही थीं। उसने अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर कोना खाली था। तभी उसने एक धीमी हंसी सुनी। यह वही हंसी थी जो उसने सीढ़ियों पर सुनी थी। वह हंसी धीरे धीरे करीब आती गई। अचानक समीर एक कोने से निकला, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने भयानक मुस्कान के साथ आरव की ओर देखा और कहा, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। आरव को समझ नहीं आया कि क्या करना है।
उसने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। तभी समीर ने एक भयानक चीख के साथ उसकी ओर दौड़ लगाई। आरव ने तेजी से पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर बर्फ में बदल गया हो। तभी एक जोर का धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। आरव ने आंखें खोली और देखा कि वह अपने दोस्तों के साथ हवेली के दरवाजे के बाहर खड़ा है। वे सभी हाँफ रहे थे और उनके चेहरे पर डर की गहरी परछाई थी। हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए और अंदर से वही भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। वे सभी गांव की ओर दौड़ने लगे, बिना पीछे देखे। जब वे गांव पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी और लोग उन्हें देखकर हैरान थे। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। काली हवेली अब भी वहां खड़ी थी और अगली दिवाली फिर से अपनी भयानक कहानी को दोहराने के लिए तैयार थी।